ठंड में गरीब परिवार की एक रजाई। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा। इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी। अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है, किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूं। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है
और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं, इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए, और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता, और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है, हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं, जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी, और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता था। ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, बहुत अच्छा किचन भी बना था, लेकिन पूरे घर में कहीं पर भी छत नहीं थी। ये देखकर ममता दंग रह गई। इस घर में सब कुछ है लेकिन छत क्यों नहीं है? देख बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। ये बात ममता को थोड़ी बेवकूफी भरी लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं बोला। ससुराल में पति विक्रम के अलावा उसके सास, ससुर, जेठ और ननद थे। जेठानी अब इस दुनिया में नहीं थी। खैर, पहली रसोई की रस्म में जब वो किचन में खाना बना रही थी तब, हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, ऐसे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश होकर गिर गई। तभी वहाँ पर उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। पायल, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इससे होश आ जाएगा, फिर जल्दी से बोल खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ पापा। पायल ने एक बाल्टी भरकर पानी ममता के ऊपर डाल दिया जिससे उसे होश आया।
ममता को उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। किसी तरह उसने खाना बना लिया और सबने खा भी लिया। आज विक्रम और ममता की सुहाग रात थी। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर, सारा सामान गीला होने लगा। ममता तुरंत भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी दूसरे के घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत है, ना गर्मी बर्दाश्त होती ना बारिश है, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारी ये सुधरेंगी नहीं। और रहने दो पायल, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर ममता दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले ममता को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सोए। लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला गया। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गांव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। ममता अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर ऐश करने गए, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहू, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गयी। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और ममता ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पी कर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा बेहुदा खाना बनाया? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? है बे? चलो आज इसे कमरे में बंद करके खूब मारते हैं, बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। सही कह रही हो माँ, आज 2-4 हाथ तो मैं भी लगाऊंगी उस चुड़ैल को। नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चुप कर बेगारा औरत, हम माफ नहीं करने वाले हैं, हमारे हाथों में खुजली हो रही। सारा परिवार मिलकर ममता को मारने लगा। ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज घनघोर बारिश होने लगी। तो इस तरह ममता पर वो लोग हर दिन जुल्म करने लगे। दोपहर में खाना बनाते वक्त गर्मी की वजह से वो बेहोश भी हो जाती थी और जब भी पानी बरसता था तो रात भर वो पानी में भीगती रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक रोज जब उसके ससुराल वाले कहीं गए हुए थे, तब मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई न कोई रहस्य है, मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। ममता उस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब जब इस घर की बहुओं पर अत्याचार होगा तब तक आंधी तूफान तेज होगा। जिस दिन इस घर की किसी बहू ने इन लोगों का विरोध कर दिया उसी वक्त बारिश थम जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले जो हरकतें ममता के साथ हो रही थी वही हरकतें उसकी जेठानी के साथ होती थी। इन सब से तंग आकर उसकी जेठानी ने एक डायरी लिखकर उसी घर में कहीं छुपा दी और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। अब ममता वो डायरी पढ़ चुकी थी। इसका मतलब जेठानी जी ने इन लोगों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया और ये राज छुपाने के लिए इन लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। रात में फिर से ससुराल वाले पी कर आए। जब बारिश होने लगी तब ममता किसी पड़ोसी के बरामदे में पहुंच गई। तभी ससुराल वाले वहां पर आ गए। विक्रम ने जैसे उस पर हाथ उठाया वैसे ही ममता ने उसका हाथ पकड़कर विक्रम चिल्ला उठा, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की बदतमीजी, अब कोई अत्याचार नहीं चलेगा तुम लोगों का। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक बारिश बंद हो गई। अब ममता मन ही मन सोचने लगी, जैसे ही मैंने इन लोगों का विरोध किया वैसे ही बारिश बंद हो गई। इसका मतलब डायरी में जो लिखा है वो सच है, जेठानी जी की आत्मा यहीं कहीं है। अगले दिन ममता ने ससुराल वालों को घर के अंदर सबको रस्सी से बांध दिया। फिर वो बाहर गई। फिर ढेर सारे मिस्त्री और छत बनाने का सामान लेकर आ गई। तभी मिस्त्री बोला, बहन जी फालतू पैसा खर्च मत करो। इस घर में हमने कई बार छत बनाने की कोशिश की लेकिन वो टिकी नहीं। या तो आज छत टिकेगी या इन लोगों पर ही गिर जाएगी। उसके ससुराल वाले डर गए। बहू ऐसा मत कर, अगर तूने छत बनाई तो पूरी छत हम लोगों के ऊपर ही गिर जाएगी। चुप कर बुढ़िया। जेठानी जी आप जहाँ भी हो आज मैं आपको मुक्ति दिला कर रहूंगी। ये सारे लोग छत के नीचे दबकर मर जाएंगे आज। धीरे धीरे मिस्त्रियों ने छत बनानी शुरू कर दी। इधर उसके ससुराल वाले, बहू हमें माफ कर दे, आज के बाद हम तुझ पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सिर्फ मुझ पर? आज के बाद किसी बहू पर किसी औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे। हम सब पीना भी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में छत बनकर तैयार हो गई पर इस बार गिरी नहीं। आंधी तूफान बारिश सब होने लगा फिर भी छत नहीं गिरी। तभी वहाँ जेठानी की आत्मा प्रकट हुई। ममता आज इन लोगों ने माफी मांगी, तुमने इन्हें सुधार दिया इसलिए अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है।
लेकिन अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार किया तो ये छत तभी गिरेगी जब तुम सब नीचे सो रहे होगे। हमें माफ कर दो राधा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.